हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे मरकरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं अमित पालोटिया आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भारत का भूगोल। मतलब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे भारत की भौगोलिक आकृति से। कहाँ से शुरू करेंगे हम? भारत की भौगोलिक आकृति से शुरू करेंगे। तो भारत की भौगोलिक आकृति की जब हम बात करते हैं तो आप सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो है हिमालय। और हिमालय जब आप लिखते हैं तो हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या पढ़ेंगे हम? हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है। फिर सबसे पहले हम समझेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राय द्वीपीय पठार के बारे में, प्राय द्वीपीय पठार के बारे में। और फोर्थ नंबर पर हम पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? भारतीय मरुस्थल के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तटीय मैदानी क्षेत्र कौन से हैं भारत में, तटीय मैदान कौन कौन से हैं, और भारत के साथ में जो भी द्वीप समूह है हम उनके बारे में भी डिटेल से इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, हम शुरू करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, हिमालय से। तो हिमालय के बारे में सबसे पहली जो बात आती है वो आती है हिमालय की उत्पत्ति। क्या चीज़ आती है आपके दिमाग में सबसे पहले? हिमालय की उत्पत्ति। तो आप कहेंगे कि सर हिमालय बना कैसे है? तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में हिमालय के बारे में। किसके बारे में? हिमालय के बारे में। तो जब हम हिमालय के बारे में बात करते हैं कि हिमालय है क्या सॉरी, जब हम हिमालय के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आती है वो यह आती है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय। ठीक है। आपके दिमाग में सबसे पहले चीज़ जो आती है वो क्या आती है कि हिमालय जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो है हिमालय पर्वत ही है, अपने को सबको पता है। ये पहली बात आपके दिमाग में आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात आप सोचते हैं या जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो रिलेट करता है किससे, कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे और हिमालय है क्या, जब हम वो समझते हैं तो सेकंड बात जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं वलित पर्वत श्रृंखला। क्या कहते हैं? वलित पर्वत श्रृंखला। तो ये जो बात है, जो ये चीज़ आई है वलित पर्वत श्रृंखला, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जैसे समझेंगे कि जो भूगोलवेता है उन्होंने ये कहा कि ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, आज जितने भी महाद्वीप हैं,
वो सारे एक साथ जुड़े हुए थे, अलग अलग नहीं थे, सब एक साथ जुड़े हुए थे और ऐसे एक ही भाग था। उससे जो है हम बोलते थे, जो भी ज़मीन का भाग था वो सारा एक साथ जुड़ा हुआ था, उसको हम बोलते थे पेंजिया। और उसके चारों तरफ जो है समुद्र था, पानी पानी था, उसको हमने बोला पैंथालासा। क्या बोला हमने उसको? पेंजिया और पैंथालासा। पेंजिया का मतलब क्या है? ज़मीन वाला भाग, ये ज़मीन था, और ये जो था पानी था, जल, पैंथालासा। ठीक है, तो पानी वाला पैंथालसा और पेंजिया। इंग्लिश में भी आप ऐसे ही पढ़ेंगे, हिंदी में भी आप ऐसे ही पढ़ेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, तो पेंजिया जो है, ये जो ज़मीन का टुकड़ा जो है, वो दो भागों में विभक्त हो गया, दो भागों में विभक्त हो गया। तो ये ऊपर वाला जो भाग हुआ, ये हो गया इसका नॉर्थन भाग जो हो गया, और ये इसका साउथर्न भाग जो हो गया, दक्षिणी हिस्सा। ये उत्तरी हिस्सा, ये दक्षिणी हिस्सा, दो हिस्सों में टूट गया। टूटा कैसे है उसके बारे में भी जो है भूगोल विद्या, जो हमारे जो पुराने जो भी है, उन्होंने ये बताया है कि होता क्या है कि दो थ्योरीज दी गई है इसके बारे में। एक तो पहला कोई बोलते हैं कि सूर्य और जो चंद्रमा है उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसके कारण ये टूट के अलग हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल। और नेक्स्ट जो थ्योरी आती है निकल के, वो ये आती है इसके अलावा कि एक कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत बड़े कोई उल्का पिंड आके टकराया यहाँ से और ये टूट गया और काफ़ी कुछ हुआ। तो आपको ये समझना है कि ये दो भागों में विभक्त हो गया। पेंजिया जो था उसके दो टुकड़े हो गए। जो दक्षिण का हिस्सा है इसको हमने बोला, इस दक्षिण के हिस्से को जो है इसको बोला आपने गोंडवाना लैंड, इसको बोला गोंडवाना लैंड। और ये जो ऊपर वाला उत्तर का हिस्सा था इसको आपने बोला अंगारा लैंड, इसको आपने बोला अंगारा लैंड। ये वाला जो हिस्सा है इसको आपने बोला अंगारा लैंड। ठीक है, तो अब देखिए हुआ क्या कि बोला जाता है कि तो पेंजिया जो है दो भागों में बढ़ गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और फिर इन दोनों के बीच में क्या था कि इसको यूरेशिया भी बोलते हैं, मतलब ये जो है यूरोप और एशिया से बना है। और इसको इंडो ऑस्ट्रेलिया ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं 7 प्लेटें थी इसके अंदर, और ये जो हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा जो अलग हो गया, इनकी बाद में फिर वापस से टक्कर हुई। तो ये जो है इस प्लेट को बोला गया यूरेशियन प्लेट, और इस प्लेट को बोला गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, तो देखो ये जो पता कैसे चलता है कि क्या है, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला नीचे वाला जिसको हमने गोंडवाना लैंड बोला है, इस हिस्से में जैसे अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत भी है। तो भारत की जो ज़मीन है, भारत के जो पहाड़ है और ऑस्ट्रेलिया के जो पहाड़ है, उनको मिलाया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक ही ज़मीन के हिस्से हैं। और इधर जो है यूरेशियन, मतलब यूरोप और जो चाइना वगैरह, इधर जो एशिया का जो ऊपर वाला भाग है, उन दोनों को मिलाया जाएगा तो आपको लगेगा कि ये यूरोप और एशिया जो है एक ही ज़मीन के टुकड़े हैं। समझ आई बात आपको? अब इसमें ये भी बोला जाता है कि
हुआ क्या है कि जब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड या आप ऐसे समझिए यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराई, ठीक है। तो देखिए आप ऐसे समझिए कि ये मारुति 800 है और ये ट्रक है, आपस में टकरा रहे हैं। तो टकरा रहे हैं तो एक तो ऐसे नीचे घुस जाएगा और दूसरा जो है वो ऐसे ऊपर उठ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर ऊपर उठ कर के आया, ये जो टक्कर हुई, आप इसको ऐसे समझिए कि जो टक्कर हुई तो ये भाग तो नीचे धंस गया ऐसा, और ये भाग जो है ऐसा ऊपर उठ गया। तो ये वाला भाग जो ऊपर उठ गया यहाँ से थोड़ा ऐसे, तो ये जो भाग आपका ऊपर उठ गया यहाँ पे, इसको हमने बोला हिमालय। इसको हमने क्या बोला? हिमालय। और यहाँ पे जो तो ये देखिए दोस्तों, हिमालय ऐसे बन गया तो इसको नवीन पर्वतमाला भी बोला जाता है, क्योंकि इनका निर्माण जो है नवीन हुआ, नई पर्वतमाला बनी है। और ये जो है वलय बना है, देखिए ये वलय बना है, कैसा घूम गया, ये घूम के बना है, तो इसलिए इसको वलित पर्वतमाला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वलित पर्वतमाला भी बोलते हैं। अब जो हम बात करते हैं, ये जो हिमालय है इसकी लंबाई की आप बात करेंगे तो लंबाई कितनी है? टोटल 2400 किलोमीटर में हिमालय फैला हुआ है। कितना? 2400 किलोमीटर में। और अगर आप बात करेंगे चौड़ाई की, तो हिमालय जो है लगभग 500 से 600 किलोमीटर चौड़ा है। अभी आपको मैप में समझाएंगे कि क्या बात हम अभी समझाएंगे। तो देखिए ये जो हिमालय का भाग है ये इस तरीके से है, यूँ, ठीक है। तो जब जम्मू कश्मीर का जो भाग है, JNK जो है, कश्मीर वाला जो हिस्सा है, वो लगभग यहाँ पे 600, 500, 400, और बाकी जो हिमालय लास्ट में अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है वहाँ पे 150 किलोमीटर्स तक चौड़ाई रह जाती है। मतलब जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है हिमालय, यहाँ पे ज़्यादा है चौड़ा, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की साइड में आप जाएंगे, पूर्व में जाएंगे तो 150 किलोमीटर ही चौड़ाई रह जाती है। और यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो ये जो लंबाई है हिमालय की, ये कितनी है? लगभग 2400 किलोमीटर्स, 2400 किलोमीटर्स है। देखिए दोस्तों, अब हम इस मैप के द्वारा हिमालय और उसकी जो श्रेणियां हैं, जो भी श्रृंखलाएं हैं, तो मैंने जो आपको बताया हिमालय यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर्स। और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ये लगभग 600 किलोमीटर्स। और यहाँ पे एंड में जो अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई आती है वो आती है 150 किलोमीटर। आप समझ पा रहे हैं? अब नेक्स्ट आप देखिए, हम शुरू करते हैं हिंदू कुश पर्वत से। तो हुआ क्या था, सिंधु नदी जो थी वहाँ से जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग आए, उन्होंने सिंधु को हिंदू पढ़ा, और यहाँ पे ये जो सबसे पहले उनको जो पर्वत मिला, उस पर्वत का नाम हिंदू कुश पर्वत पड़ गया। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत पड़ गया। हिंदू कुश पर्वत से ही सारी सीरीज़ शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे पहली जो सीरीज़, ये 1 2 3 पीली पीली जो 3 लाइनें दिख रही है, ये जो पीली 3 लाइनें हैं, इनको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं हम? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को आप दो तरीके से समझिए कि ट्रांस हिमालय का मतलब, पहली बात आप हमेशा याद रखिए कि ये सबसे पुराना है हिमालय, ट्रांस हिमालय सबसे पुराना है। और दूसरी बात कि ये पीछे है, ये पीछे दबा हुआ है, दिखाई नहीं देता। कहाँ से दिखाई नहीं देता? हमारे इंडिया से दिखा। अभी पूरी चीज़ को समझेंगे। पीछे है, ये पुराना है, सबसे पुराना है, सबसे पीछे है। तो ट्रांस का मतलब आपको
दो चीज़ें तो ध्यान रखनी है बिल्कुल। अब आगे देखिए दोस्तों, क्या है ट्रांस हिमालय, मैंने कहा सबसे पुराना और पीछे है ये दबा हुआ मतलब कैसा है कि अभी हम देखेंगे कि जब आप इधर से शुरू करते हैं, दक्षिण में हम यहाँ रहते हैं, यहाँ से आप देखना शुरू करते हैं तो वो दिखता नहीं है, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है वो ये और ये जो पीली पीली लाइनें जो दिख रही है वो सब ट्रांस हिमालय के पार्ट है। 1 2 3 और 4 कैलाश श्रेणी जो है ये सब आपके ट्रांस हिमालय कहलाता है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के 4 भाग है। पहला भाग जो है काराकोरम श्रेणी, तो ये जो उठा हुआ भाग दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है पहली, ये कौन सी है? काराकोरम रेंज फर्स्ट। फिर ये जो सेकंड नंबर दिख रहा है आपको, ये सेकंड नंबर है लद्दाख श्रेणी, ये आपके यहाँ पे लद्दाख श्रेणी हो गई। थर्ड नंबर पे जो ये लाइन दिख रही है आपको, 3 नंबर लिख देता हूँ मैं, ये आपके हो गई जास्कर श्रेणी, जास्कर। और चौथे नंबर पे जो ये कैलाश श्रेणी है वो ये हो गई, ये वाला भाग, ये जो 3 पहाड़ियाँ दिख रही है ये कैलाश श्रेणी हो गई। ठीक है, तो जो सिंधु नदी का उद्गम होता है वो कैलाश पर्वत से ही आपके होता है, और इसी के नीचे जो है मानसरोवर झील है जहाँ हम जाते हैं, और यहाँ पे जो है सबसे ऊंची चोटी जो है K2 स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,411 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई है K2 की? K2 8,411 किलोमीटर। और जो ये ट्रांस हिमालय है इनकी लगभग औसत 6,000 के आसपास औसत ऊंचाई मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद जो ये नेक्स्ट लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी, मैं कह रहा था कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील है यहाँ पे नीचे। ठीक है, इसके नीचे मानसरोवर झील है। नदियों का उद्गम जो होता है वो यहीं से होता है, कैलाश श्रेणी से। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा और ये नदियाँ मानसरोवर झील से ही इनका उद्गम होता है। मानसरोवर झील से मतलब कैलाश श्रेणी से ही ये निकलती है। ठीक है, और ये जो कैलाश श्रेणी है ये एक्चुअली तिब्बत में चला गया। कहाँ चला गया? तिब्बत में, और तिब्बत चीन में चला गया। ठीक है, अब जो अगली श्रेणी देखिए, क्या है कि जो ट्रांस हिमालय हमने पढ़ा वो हिमालय का पहला पार्ट है, सबसे पुराना हिमालय का भाग है, लेकिन उसे जो है हिमालय के साथ काउंट नहीं भी किया जाता है। तो हम जब हिमालय को पढ़ेंगे, हम शुरू करेंगे हिमालय से, तो आप जो है पहला पढ़ेंगे महान हिमालय या वृहद हिमालय। ठीक है, या आप इसको ऐसे समझिए ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। दूसरा है महान हिमालय हो गया, वृहद हिमालय हो गया, या फिर जो है मध्य हिमालय, या इसको जो हिमाचल वाला भाग है, जो ये आपके शिमला कुल्लू मनाली जो सब है वो कहाँ पे है? वो मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, और महान हिमालय या वृहद हिमालय बोल देते हैं। और तीसरा जो आपका टाइप आता है वो आता है शिवालिक। तीसरा जो पार्ट आता है वो क्या आता है आपके? शिवालिक। ठीक है, तो इसको कहीं कहीं पे मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी बोलते हैं, निम्न हिमालय भी बोलते हैं, पर आप मध्य हिमालय बात रखिए क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया गया है। ठीक है, और शिवालिक की बात कर रहे हैं हम, तो हिमालय के ये 3, पहला हो गया ट्रांस हिमालय, फिर महान, मध्य और शिवालिका। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो रेड लाइन जो चल रही है यहाँ पे, ये वाली लगातार जो चल रही है ये लाइन, ये सबसे पहला जो हिमालय है ये है महान हिमालय। ये कौन सा हिमालय? महान, ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो ये लगातार है, तो इसके अंदर बहुत सारे दर्रे हैं पार करने के लिए, इधर से इधर जाने में बहुत सारे दर्रे हैं।
और फिर ये जो सेकंड लाइन जो है, ये वाली ब्रेक होता हुआ जो चल रहा है, ये मध्य हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है ये सब। फिर इसके नीचे जो ये ग्रीन लाइन जो दिख रही है आपको, ये शिवालिक है। ये क्या है? शिवालिक है। तो आप जब शिवालिक की बात करेंगे तो हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। नॉर्थ मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहे हैं अभी हम, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व की तरफ भी चलेंगे हम, लेकिन अभी हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रहे हैं। सबसे उत्तर में क्या है? ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक पहाड़ियाँ। अब देखिए, ये जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं ये इधर उत्तर से चल कर के पूर्व की ओर जाती है सीधी। सारी सीरीज़ जो है ये देखिए, ये जो महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिका सब पूर्व की तरफ जा रही है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ जा रही है। लेकिन शिवालिक पहाड़ियाँ जो है वो एकदम से ऐसे नॉर्थ टू साउथ मुड़ जा रही है। ये वाला जो हिस्सा हो जा रहा है ये, तो इनको जो बोला जाता है, इनको बोला जाता है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ। क्या बोला जाता है इनको? पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ। तो पूर्वांचली पहाड़ियाँ बोला जाता है इनको, जो शिवालिक पहाड़ियों का ही एक भाग है, जो कि आगे अरुणाचल प्रदेश से होते हुई ईस्ट में नॉर्थ की तरफ जाने लग जाती। अब देखिए बच्चों, अब हम इंडियन ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो क्लास है, आप बोल सकते हैं स्पेशली जो आईएएस या केंद्र की बड़ी वैकेंसीज़ की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए, भारत का भूगोल जो है वो हम समझेंगे बहुत सारे अच्छे, जो डायग्राम के थ्रू, मैप्स के थ्रू समझेंगे हम। और मैप्स में बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा इंडियन ज्योग्राफी। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और आपको अब मज़ा आने वाला है। भारत देश विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखो, जो विश्व का जो मैप आप पढ़ते हैं उसमें जो है विश्व को 4 गोलार्ध में बांटा गया है। जैसे कि आप ये समझिए, ये विश्व हो गया। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तो ये आपका उत्तर भाग हो गया, ये आपका पूर्वी भाग हो गया। तो भारत जो है वो यहाँ पे आपके कुछ इस जगह पे ऐसे पड़ता है, ठीक है। तो ये भारत कुछ ऐसा सा इस जगह पे पड़ता है आपको, ठीक है, इंडिया। तो आपको यहाँ पे भारत पड़ता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गई भूमध्य रेखा, बीच वाली भूमध्य रेखा से भारत ऊपर की तरफ है। यहाँ से ये कर्क रेखा भारत के बीच से निकलती है, ठीक है। भूमध्य रेखा नहीं निकलती, भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ है। तो ये उत्तर पूर्वी हिस्से में पड़ता है विश्व के संदर्भ में। सबसे पहली चीज़, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो क्वेश्चन आएगा, आपको क्या मार्क करना है कि भारत की जो स्थिति है विश्व के संदर्भ में कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। दूसरी बात आप समझिए, भारत देश एशिया महाद्वीप के संदर्भ में जो है दक्षिण दिशा में स्थित है। एशिया महाद्वीप, अब देखिए यहाँ पे जो है पूरा ये एशिया महाद्वीप ऐसे हो गया। तो एशिया महाद्वीप में जो भारत है वो सबसे नीचे है, दक्षिण की तरफ, दक्षिणी दिशा में है। ये देखिए, यहाँ से आपको समझ आएगा, ये जो है एशिया महाद्वीप हुआ। एशिया महाद्वीप में भारत जो है सबसे नीचे है, और भारत के नीचे यहाँ पे क्या है? केवल हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, मतलब पानी ही पानी है। और ऊपर एशिया है, ये एशिया है। तो आप बोल सकते हैं एशिया के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे भारत की स्थिति जो है वो दक्षिण दिशा में है। लेकिन विश्व के संदर्भ में भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। दो चीज़ें आपको, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप समझ पा रहे हैं नक्शे के साथ।
नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, भारत का उत्तर दिशा में अंतिम बिंदु इंदिरा कॉल है। अंतिम बिंदु जो है वो कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये देखिए, ये रहा इंदिरा कॉल, उत्तर दिशा में अंतिम बिंदु है। सबसे ऊपर जो अंतिम बिंदु है उसे क्या बोला गया है? इंदिरा कॉल। जम्मू कश्मीर में स्थित है इंदिरा कॉल, ठीक है। और ये देखिए इंदिरा कॉल, ये रहा। जो अभी हमने पढ़ा काराकोरम सीरीज़, काराकोरम जो सीरीज़ है, काराकोरम पास, ये पास है काराकोरम पास, और ये काराकोरम सीरीज़। तो काराकोरम सीरीज़ से भी ऊपर जो है इंदिरा कॉल दिखाया गया है, जो सबसे ऊंचाई पर है। और इसी के पास में जो आप पढ़ते हैं सियाचिन, सियाचिन जहाँ पे जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर मिलिट्री बेस बनाया जाता है, वो भी इंडिया ने बनाया है, ठीक है। तो वो सबसे ऊंचाई पर मिलिट्री बैठी है भारत की। समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट जो है, भारत की मलभूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का जो सबसे दक्षिण पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है, वो कहाँ है? कन्याकुमारी में स्थित है। ये जो जगह है विवेकानंद स्मारक बोलते हैं। विवेकानंद जी के गुरु जो थे परमहंस, है ना, रामकृष्ण परमहंस, उनकी ये स्टेचू है। मैं यहाँ गया हूँ, मैंने देखा है। आपको भी कभी मौका मिले तो आप घूम के आइए। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यहाँ से, इस जगह से शिप के द्वारा अगर आप जाएंगे तो केवल 45-40 किलोमीटर दूर है श्रीलंका, बस। और अब देखिए नेक्स्ट क्या, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ पे भी मैं गया हुआ हूँ। और ये देखिए इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार, जो यहाँ पे अंडमान निकोबार पड़ता है ऐसे, तो ये हिस्सा जो है इंदिरा पॉइंट है, सबसे नीचे, मतलब कन्याकुमारी से भी नीचे इंदिरा पॉइंट। तो सबसे दक्षिणतम हिस्सा इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरोत्तर हिस्सा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट, दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में। भारत देश का पूर्व दिशा में अंतिम बिंदु किबथु वालांगू है, जो अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है। मैंने अभी आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश सबसे एंड में यहाँ पड़ता है ये। तो यहाँ पे जो गांव है किबथु वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है किबथु, ये देखिए ये रहा। तो ये सबसे पूर्वोत्तर हिस्सा है, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में सबसे एंड कौन सा है? वालांगू का किबथु गांव, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ये रहा, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ मैं नहीं गया, यहाँ भी जाना है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट देखिए, भारत का पश्चिम में अंतिम बिंदु गुहरमोती या गोरमाता है, जो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। कौन सा है? गुहरमोती या ये रहा, बिल्कुल कॉर्नर पे गोरमाता। ये इसके आगे समुद्र शुरू हो जाएगा, ये देखिए पानी, ठीक है। तो बिल्कुल गुहरमोती या गोरमाता। अब आप समझेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मतलब भारत जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर मतलब क्या होता है कि ऊपर से नीचे इधर उधर आप वर्ग बनाएंगे एक, ये वर्ग, तो ये जो वर्ग है इसमें वर्ग किलोमीटर्स आ जाएगा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई दोनों को मिला करके पूरा क्षेत्रफल निकाला गया। और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है विश्व में। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। 17.5% जनसंख्या विश्व की केवल भारत में रहती है। भारत का संपूर्ण विश्व में जनसंख्या की दृष्टिकोण से द्वितीय स्थान है।
जो कि अब प्रथम हो गया है, होने वाला है, हो ही गया है। भारत की स्थलीय सीमा अक्षांशीय विस्तार, स्थलीय सीमा का जो अक्षांशीय विस्तार है, देखिए जो ये आडी लाइनें जो होती है, ये वाली जो आडी लाइनें जो होती है, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है उनको बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 8.4 उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी से, ठीक है। यहाँ से ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, ये कितनी है, ये रही 8.4 नॉर्थन अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 दक्षिणी अक्षांश तक है भारत फैला हुआ है। तो आपसे अक्षांशीय विस्तार अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 8.4 उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी से इंदिरा कॉल तक। कौन से पॉइंट तक, इंदिरा कॉल तक, मतलब जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल तक 37.6 उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और भारत की जलीय सीमा, अब देखो भारत के आसपास जो ये जलीय भाग है, तो जलीय सीमा थोड़ी दूर होती है, यहाँ तक का एरिया जो है वो भारत के अंडर में रहता है, मतलब इसमें इधर ये अंडमान निकोबार वगैरह और आगे जाके जो लक्षद्वीप है ना, वो सब भी जॉइंट होंगे। तो इस हिसाब से जो है जलीय सीमा भी बनेगी। तो उसका अक्षांशीय विस्तार जो है 6.4 है, उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6.4 उत्तरी अक्षांश, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह से उत्तरी अक्षांश जो है 37.6 तक ही है, क्योंकि ऊपर तो कोई समुद्र है नहीं, तो इंदिरा कॉल तक ही होगा। इस वजह से जो इंदिरा पॉइंट को सबसे दक्षिणतम बिंदु माना गया है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्वी देशांतर, 68.7 पूर्वी देशांतर, ये रहा 68.7, क्योंकि भारत जो है विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्वी भाग में आ रहा है, तो जो देशांतर होंगे वो सारे पूर्वी देशांतर चलेंगे, ठीक है। कोई पश्चिमी देशांतर नहीं होगा। आप ऐसा नहीं है कि ये पश्चिम दिशा में तो इसको आप पश्चिमी देशांतर बोल दो, नहीं, ये भी पूर्वी देशांतर है, ये भी पूर्वी देशांतर है, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी है ये, तो ये 0 डिग्री देशांतर, और इधर वाले सारे पश्चिमी देशांतर होंगे ऐसे, ये सब, और इधर वाले जो होंगे ये सब पूर्वी देशांतर होंगे। तो भारत इधर है यहाँ पे, तो ये सब पूर्वी देशांतर होंगे। तो ये 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर के 97.25 पूर्वी देशांतर, वलांगू अरुणाचल प्रदेश से लेकर के यहाँ तक, गुजरात का जो सर क्रीक है यहाँ तक, ठीक है। ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने पढ़ लिया। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे आज पूरा। अब देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार जो है, अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार जो है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की ओर का जो विस्तार है वो केवल 2933 किलोमीटर है, ठीक है, जो इससे अधिक है उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। भारत का ये जो एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये लंबाई ज़्यादा है ऑब्वियसली, और ये चौड़ाई जो है थोड़ी सी कम है, ठीक है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर देशांतरों के मध्य की दूरी कम हो जाती है, परंतु अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग हमेशा समान होती है। इसको आप ऐसे समझिए कि जो अक्षांश होते हैं, मतलब अक्षांश मतलब ये जो आडी लाइनें होती है, ये हमेशा इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की ये जो दूरी होती है ये हमेशा 111 किलोमीटर होती है, पृथ्वी पे कहीं पे भी आप जाएंगे। लेकिन जो देशांतर लाइनें होती है, ये जो देशांतर होता है, देशांतर ऐसे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ध्रुवों पर तो इनकी बीच की दूरी जो है यहाँ पे ये बहुत कम दूरी हो जाएगी, और केवल भूमध्य रेखा पर इनकी बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर रहेगी। समझ पा रहे हैं आप? जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी, इस वजह से ये जो है लगभग 30 डिग्री का फर्क आ जाता है। भारत देश की आकृति चतुष्कोणीय आकार की है। चतुष्कोणीय मतलब
लगभग भारत जो है हमारा ऐसा सा है, चतुष्कोणीय। भारत में 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। मानक समय रेखा माना गया है। ये जो डॉटेड लाइन जो निकल रही है 82.5 डिग्री लगभग, ये जो डॉटेड लाइन निकल रही है इसको क्या बोला गया है? इसको समय रेखा बोला गया है। ये कोलकाता से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? कोलकाता से। इसको पूर्वी देशांतर 82.1/2 डिग्री या 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है। भारत की ये, इसको क्या बोला गया? मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत का मानक समय कैसे निर्धारित हुआ और कैसे 1 डिग्री अगर हम पूर्वी दिशा में जाएंगे या पश्चिमी दिशा में जाएंगे तो टाइम कितना बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा। ठीक है। ये सब हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। तो जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, ये वाला भाग जो है, ये भूमध्य रेखा तो यहाँ पे नीचे है और नीचे है। तो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है ये? 876 किलोमीटर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत के देशांतरीय विस्तार के लगभग 30 डिग्री विस्तार होने के कारण भारत की पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। पूर्वी भाग यहाँ से यहाँ पे लगभग कितना है? 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, क्योंकि 30 डिग्री पे है। 30 डिग्री का डिफरेंस है दो यहाँ से यहाँ के बीच में। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा है। देखिए ये लगभग 68 है और ये 97 मतलब 100 है। 70 से 100 30 डिग्री है, तो 15 डिग्री में 1 घंटे का फ़र्क आ जाता है। तो 30 डिग्री में 2 घंटे का फ़र्क पाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे टाइम जोन एक ही है, तो सब जगह पे समय एक ही होता है। लेकिन थोड़ा सा कहीं पे सूर्यास्त जल्दी होगा, कहीं पे सूर्योदय थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कहीं पे लेट होगा। ये चीज़ देखी गई है। तो आगे हम ये भी पढ़ेंगे। अब आते हैं हम भारत की सीमाएं। तो भारत की जो सीमाएं हैं, भारत की कुल सीमा 22,716 किलोमीटर की है। ये 22,716 किलोमीटर जो है ये पूरी सीमा है, ऊपर से लेकर के चारों तरफ 22,716 किलोमीटर की सीमा है। इसमें स्थलीय सीमा, जो स्थलीय सीमा है वो ये वाली सीमा जो है, ये सीमा स्थलीय सीमा है यहाँ तक। ठीक है। स्थलीय सीमा कितनी हुई? 15,200 किलोमीटर। तो मैंने ये जो लाइन खींची अभी, ये लाइन कितनी हो रही है? 15,200 किलोमीटर की हो रही है। और जो जलीय सीमा है वो थोड़ी कम है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली जो लाइन है, ये बाउंड्री जो है, ये भारत की जलीय सीमा की बाउंड्री है। जलीय सीमा, तो जलीय सीमा की बाउंड्री कितनी हुई? 7,516.6 किलोमीटर शामिल है। सॉरी। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो निम्नवत 7 देशों के साथ लगती है। सबसे पहले किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश ये रहा। ठीक है। फिर चाइना के साथ, इधर आ गया आपका चाइना। फिर पाकिस्तान के साथ, ये आ गया आपका पाकिस्तान। फिर नेपाल के साथ, ये आ गया आपका नेपाल। फिर म्यांमार के साथ, ये आ गया आपका म्यांमार। फिर भूटान भी इधर आ गया। फिर अफ़गानिस्तान के साथ जो है थोड़ा सा ऊपर से टच होता है, ज़्यादा नहीं है, बहुत सबसे कम जो है अफ़गानिस्तान के साथ ही है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर से है, क्योंकि बांग्लादेश को भारत तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा कहाँ बनाएगा? बांग्लादेश के साथ। ये देखिए मैप में आपको दिख रहा होगा, 3 साइड से भारत ने बांग्लादेश को घेर रखा है। तो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ भारत बनाएगा? बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर। तथा सबसे कम स्थलीय सीमा अभी मैंने बोला अफ़गानिस्तान, कितनी? 106 किलोमीटर ओनली। यहाँ पे थोड़ा सा टच होता है, 106 किलोमीटर ओनली।
भारत तथा पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। इसको रेड क्लिफ बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ सीमा। ये पूरी सीमा जो है यहाँ से यहाँ तक रेड क्लिफ सीमा, भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ सीमा। ये देखिए, ये दिखा रखा है, ठीक है। तथा भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा को डूरंड सीमा कहा जाता है। जो पॉलिटी की वीडियो मैंने बता रखी उसमें मैंने बताया था डूरंड सीमा। यहाँ पे ये जो सीमा है जो भारत से अफगानिस्तान को अलग करती है वो डूरंड सीमा कहलाती है, जो वर्तमान में पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। और जो चाइना के साथ जो बॉर्डर बनता है भारत का, ये देखिए, ये रहा चाइना। तो ये वाला जो बॉर्डर बनता है भारत का, ये वाला, ठीक है, ये वाला बॉर्डर, ये वाली जो बॉर्डर लाइन बनती है, इस बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। इसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। चाइना के साथ जो सीमा बनती है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज कीजिए, वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ कंप्लीट डिटेल में, आपको इंडियन ज्योग्राफी के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, भारत के भू आकृतिक प्रदेश, भारत में उच्चावत की दृष्टि से पाई जाने वाली अत्यधिक विविधता क्रम क्या है? तो देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ पहले ही, कि है ना, एक क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा। तो आप सोच रहे होंगे सर राजस्थान के रेगिस्तान में होगी। नहीं, जो सबसे कम वर्षा होती है वो होती है लद्दाख में। कहाँ होती है सबसे कम वर्षा? लद्दाख में। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? लद्दाख में। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? वो तो सबको पता है, चेरापूंजी में, है ना। गारो घासी और जयंतिया पहाड़ियों के कारण, वो भी अभी आएगा, हम पढ़ेंगे। भारत में उच्चावत दृष्टि से पाई जाने वाली अत्यधिक विविधता का क्रम निम्न प्रकार है। पर्वत, जो भारत में पर्वत है, पर्वत कितने हैं? 10.5% तो केवल पर्वत है हमारे यहाँ पे, 10.5% पर्वत है। पहाड़ियाँ जो है वो है 18.6%, 18.6%, ठीक है। लगभग 2-2.5 से ऊपर की ऊंचाई वाले जो होती है ना, उनको हम बोल देते हैं पर्वत, और 2-2.5 के आसपास जो होती है उनको बोल देते हैं पहाड़ियाँ। जैसे कि हमने देखा K2 जो है लगभग 8,000 के आसपास उसकी ऊंचाई है, 8 किलोमीटर है, 8,000 मीटर ऊंचाई है। और ये तो जो 2-2.5 के आसपास होती है उनको पहाड़ियाँ बोल देते हैं। पठार जो 1-8 किलोमीटर तक रहते हैं वो पठार बोल देते हैं। मैदान जो सपाट है, मैदान 500-700 मीटर्स जो ऐसे चल रहे हैं, उनको हम मैदान बोल देते हैं। तो पठारी भाग कितना है? 27.7%। और मैदानी भाग कितना है? सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है पूरे भारत में। भू आकृतिक आधार पर भारत में पाए जाने वाले 5 प्रमुख भौगोलिक प्रदेश निम्न में से है। पहला हो गया हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्तीय मैदान और द्वीपीय समूह। ये हिमालय के बारे में हम डिस्कस कर चुके पहले, फिर भी एक बार मैं वापस से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट के अभिसरण द्वारा निर्मित नवीन वलित हिमालय पर्वत का एक भाग हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं। टर्शियन युग, जब वो टक्कर हुई थी, अलग हुए थे, उस युग को क्या बोला गया है? टर्शियन युग। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, मैं बताना भूल गया था। टर्शियन युग में निर्मित होने के कारण इस नवीन वलित पर्वत में अपर्दन प्रक्रिया कम होती है। मतलब अपर्दन का मतलब है इसमें से जो टूटता है हिस्सा वो कम टूटता है। इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण पाए जाने वाले हिमनदों का मतलब जो ग्लेशियर आप बोलते हैं ना, ग्लेशियर, वो है, ग्लेशियर को बोला है हिमनद, ठीक है। हिमनदों से भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। हिमनदों मतलब ये जो पहाड़ी के ऊपर जो बर्फ़ जमा रहता है, ये बर्फ़ पिघल के नीचे नदियों के रूप में बह के आता है, तो इसको हिमनद बोलते हैं। जब वो जमा हुआ है, नदियाँ जो जमी हुई है उसको हिमनद बोला, ग्लेशियर, ठीक है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसे तीनों भागों में
विभक्त किया गया है। पहला भाग हो गया ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। मैंने आपको समझा दिया, पूर्वांचल भी समझा दिया, मुख्य हिमालय भी समझा दिया, ट्रांस हिमालय भी समझा रखा है। तो ट्रांस हिमालय इसने बोला है ट्रांस हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है, जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और तिब्बत में है। तिब्बत में कौन सा भाग है इसका? कैलाश श्रेणी। ये देखिए कैलाश श्रेणी। तो यहाँ पे देखिए काराकोरम, जास्कर और कैलाश श्रेणी। तो यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय की दृष्टि से छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे शुष्क परिस्थितियाँ भी पाई जाती है। ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। पहली कौन सी है? काराकोरम रेंज। ये देखिए काराकोरम रेंज यहाँ पे, और आपको अच्छे से समझ आएगा। ये जो येलो हिस्सा जो है ये वाला, ये काराकोरम रेंजेस है। फिर वेस्टर्न हिमालय, ये वेस्टर्न हिमालय का हिस्सा हो गया ये वाला। फिर सेंट्रल हिमालय, ये वाला जो हिस्सा हुआ ये सेंट्रल हिमालय हो गया, और ये जो हिस्सा हुआ ये ईस्टर्न हिमालय हो गया। ये जो पार्टीशन किया गया है, ये पार्टीशन किया गया है पूर्व से पश्चिम की ओर, और हमने जो ऊपर पार्टीशन पढ़ा था हिमालय का वो उत्तर से दक्षिण की ओर पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले काराकोरम रेंज आ गई। ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित लंबी व ऊंची काराकोरम पर्वत श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन क्या है? सबसे ऊंची चोटी मैंने बताया था 8611 K2, इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये? ट्रांस हिमालय में। ये ट्रांस हिमालय में स्थित है, ये पाकिस्तान में जा चुकी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। काराकोरम पर्वत श्रेणी में बहुत से अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार है। सियाचिन हिमनद, जो सियाचिन हिमनद है मैंने बताया था, सियाचिन जो है वो विश्व में सबसे ऊंचा जो है, जहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी रहती है। ये देखिए लगभग 50 से 50 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। कितना? -50 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतने खतरनाक माहौल में ये हमारी इंडियन आर्मी यहाँ पे रहती है, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कोई आर्मी रहती है तो वो सियाचिन है, सियाचिन हिमनद। और फिर इसके बाद में नाम आता है हिस्पर। यहाँ पे ये कुछ रेंजेस है यहाँ पे ऐसे। तो पहला जो है सियाचिन हिमनद, फिर है हिस्पर, फिर हिमनद, यहाँ पे हिमनद आ जाएगा, और बालतोरो, ये 4-5 हिमनद, बालतोरो, फिर बतुरा, फिर बियोफो, ये यहाँ पे आ जाएंगे सारे ऐसे। तो ये काराकोरम रेंज के प्रकार है। सियाचिन हिमनद, हिस्पर, बालातोरो और बतुरा और बियाफो, ये सब हिमनद यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, ग्लेशियर है ये हिमनद, मतलब ग्लेशियर। सियाचिन सबसे पॉपुलर है क्योंकि वहाँ पे आर्मी हमारी रहती है ऊपर। विश्व में सबसे ऊंचाई पर कोई आर्मी रहती है तो वो सियाचिन में रहती है, भारत की। ये भी क्वेश्चन बनता है। कितना डिग्री टेम्परेचर रहता है यहाँ पे? -50 डिग्री सेल्सियस। काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। ये देखिए आ गया, सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। क्लियर? तो आप ध्यान रखिए। अब बात आती है नुब्रा घाटी। तो देखिए जो कैलाश पर्वत जो हमने पढ़ा था, वहाँ से सिंधु नदी निकलती है, और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है नुब्रा नदी, उसका उद्गम जो है सियाचिन ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? सियाचिन ग्लेशियर से होने के कारण सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में स्थित है। तो इसलिए जो सियाचिन है वो कहाँ पे स्थित है? नुब्रा घाटी में। जहाँ से ये नदी निकलती है उस घाटी को क्या नाम दे रखा है? नुब्रा घाटी, क्योंकि यहाँ पे नुब्रा नदी बहती है तो इसको नुब्रा घाटी बोल दिया। नुब्रा घाटी का उद्गम कहाँ से होता है? सियाचिन से होता है। ये किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है नुब्रा नदी। और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत से। ठीक है, कैलाश पर्वत से, जो हम यहाँ पढ़ेंगे अभी। समझ पा रहे हैं आप? तो ये देखिए, ये रहा नुब्रा वैली, तो नुब्रा वैली। ठीक है, ये आगे ये जो वैलीज़ है, मतलब उसको हम आगे एक क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। अब आप यहाँ पे देखिए लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी जो ट्रांस हिमालय की सेकेंड टाइप की श्रेणी है। पहली
काराकोरम रेंज, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर। तो लद्दाख श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय की मध्य पर्वत श्रेणी लद्दाख को तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर झील है। कैलाश पर्वत के दक्षिण में, कैलाश पर्वत के बिल्कुल दक्षिण में, यहाँ पे कैलाश पर्वत पड़ेगा तो यहाँ पे दक्षिण में जो है मानसरोवर झील है, जहाँ से आपके सिंधु नदी का उद्गम होता है। और भी ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका भी उद्गम वहीं से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी राकापोशी पर्वत है। कौन सा पर्वत है? राकापोशी पर्वत। ये राकापोशी पर्वत जो है इसको बिल्कुल खड़ी चढ़ाई बोलते हैं, बिल्कुल खड़ा सा है एकदम। ठीक है, इतना मतलब हिमालय भी नहीं खड़ा है। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी तथा काराकोरम पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित लद्दाख का पठार भारत का सर्वोच्च पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4800 मीटर ऊंचाई है इसकी। तथा ये अंत्य पर्वतीय पठार होने के कारण यहाँ पर शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती। देखिए मैंने बोला शुष्क परिस्थितियाँ, तो यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लद्दाख मरुस्थल में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लद्दाख मरुस्थल में। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख मरुस्थल। तो ये देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बन के आए सीधे सीधे। सबसे कम वर्षा लद्दाख मरुस्थल, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख मरुस्थल। और यहाँ पे शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है, इसका इसलिए यहाँ पे क्या है, इस क्षेत्र में बहुत लवणीय झील है, मतलब खारा पानी है यहाँ पे, लवणीय झील है। ठीक है, अब आगे देखिए जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर जो है नेक्स्ट, काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, ये किसके? ट्रांस हिमालय के पार्ट है। जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, सबसे नीचे यही है जास्कर। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी प्रवाहित होती है, इनके बीच से सिंधु नदी निकल के जाती है। ठीक है, तो बहुत सॉरी। फिर इसके बाद में आता है मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का ये भाग सिंधु नदी घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के मध्य स्थित है। मतलब एक तो सिंधु नदी निकल रही है और एक ब्रह्मपुत्रा नदी निकल रही है, इन दोनों के मध्य जो स्थित है वो क्या है? मुख्य हिमालय है। ठीक है, मुख्य हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय जो बोला है वही ये चीज़ है। मुख्य हिमालय अपने दोनों अक्ष संघीय मोड़, हेयरपिन मोड़ या सिंटेसिस मोड़ का निर्माण करता है। तो ये देखिए, ये क्या है कि है ना, ये शिवालिक की पहाड़ी आ गई सबसे नीचे, तो ये हायर हिमालय मतलब महान हिमालय जो है, सबसे बड़ी पहाड़ियाँ महान हिमालय में आ जाएगा। ये तिब्बत के साइड में जो है ट्रांस हिमालय हो गया, तिब्बत वाला। ठीक है, कैलाश पर्वत वगैरह जो इधर आ जाएंगे सारे। और ये हिमालय हो गया, ये लेसर हिमालय, या जो हमने हिमाचल वगैरह जो पढ़ा था ना, जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, ये वो हो गया लेसर हिमालय। ये मध्य हिमालय, ये वृहद हिमालय या महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हायर हिमालय बोल दिया। फिर ये शिवालिक की पहाड़ी आ गई सबसे नीचे। तो यहाँ से आप इनकी ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी ऊंचाई कितनी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन सा है? हायर हिमालय यहाँ पे। ठीक है, तो ये है मुख्य हिमालय भाग में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ स्थित है, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय और आंतरिक हिमालय। ये तीनों इसी के नाम हैं। जो महान हिमालय है, हायर हिमालय जोन जो है, इसी को महान हिमालय, वृहद हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय, तीनों इसी के नाम है। यह पर्वत श्रेणी मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। वृहद हिमालय भी कहा जाता है इसे, वृहद हिमालय भी कहा जाता है, जो कि मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, वृहद हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए सबसे ऊंची जो चोटी है K2, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ गया ग्रेट हिमालय। यहाँ पे, यहाँ से ग्रेट हिमालय शुरू हो गया, ये वाला भाग जो है। ठीक है, और फिर इसके नीचे यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये लेसर हिमालय या जो मध्य हिमालय जो हमने बोला, हिमाचल प्रदेश वाली जो बात आ गई,
जहाँ पे शिमला, कुल्लू, मनाली जो आप घूमने जाते हैं। और सबसे नीचे आ गया शिवालिका, शिवालिका सबसे नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है इनकी रेंजेस बता रखी है, ऊंचाई बता रखी है। तो माउंट एवरेस्ट जो है 8,848 मीटर के साथ सबसे ऊंची पहाड़ी है, लेकिन ये इंडिया में नहीं है। तो इस वजह से हम अभी इसको नहीं ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, अब आगे देखिए क्या है। महान हिमालय पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत चोटी से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा चोटी के मध्य 2400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये देखिए महान हिमालय जो है, ये वाला जो रेंज बता रखी है यहाँ पे, ये जो भाग बता रखा है ये क्या है इसको बोला है महान हिमालय। महान हिमालय की ये जो सीरीज़ है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत, ये रहा नंगा पहाड़। ठीक है, क्या बोलेंगे आप, नंगा, नंगा मतलब जो नंगा बोलते हैं ना, कुछ नहीं पहन रखा जिसने। तो नंगा पर्वत से लेकर के ये जो सीरीज़ चल रही है पूरी, ये नामचा बेरवा चोटी तक 2400 किलोमीटर दूरी में स्थित है। ये पूरा जो है कौन सा, महान हिमालय। महान हिमालय के कितने नाम है, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय, हायर हिमालयाज़, ग्रेट हिमालयाज़, वृहद हिमालयाज़, ये सब एक ही है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, नंगा पर्वत से लेकर के, नंगा पर्वत से लेकर, नंगा चोटी से लेकर के, नंगा पर्वत से नामचा बैरवा तक महान हिमालय फैला हुआ है। महान हिमालय पर्वत श्रेणी की पश्चिम में चौड़ाई 400 किलोमीटर है। इधर जो चौड़ाई है वो कितनी है, 400 किलोमीटर। पश्चिम इधर ही होता है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो पश्चिम में 400 किलोमीटर है और पूर्व में मैंने पहले ही बता रखा है इधर 150 है। अरुणाचल प्रदेश की साइड में 150 है। श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। ये भी बात मैंने पहले ही बता रखी है। इन श्रेणियों की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है, मतलब 6 किलोमीटर तक ऊंची है ये पहाड़ियाँ। तो सोचो 6000 मीटर तो इनकी केवल औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है। तो ये पहाड़ियाँ और भी ऊपर होंगी। ये विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जिसमें ही विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट भी पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट भी किस में है, इसी में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर, लेकिन ये भारत में नहीं है। जो ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग जो बाहर चला गया तिब्बत साइड में, चाइना में जाके मिल गया, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, ये देखिए ये रहा माउंट एवरेस्ट, जो भूटान में था पहले और चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया। तो अब माउंट एवरेस्ट उधर चला गया। अब जो हमारे जो मानसरोवर यात्रा पे जो लोग जाते हैं, तीर्थयात्री, उनको भी चाइना का वीज़ा लेके जाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए महान हिमालय पर्वत श्रेणी वर्ष भर हिमाच्छिद होने के कारण हिमाद्री नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आ जाता है। हिमाद्री, हिमाच्छिद होने के कारण मतलब वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, श्रेणी वर्ष भर हमेशा बर्फ़ पड़ती है, तो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय पर्वत श्रेणी में बहुत सारे हिमनद, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलान, सतोपत आदि पाए जाते हैं। तो ये जो गंगोत्री, यमुनोत्री वगैरह आप जाते हैं, ये सब कहाँ है, महान हिमालय में है, हिमनद है ये सारे। महान हिमालय एक सतत श्रेणी है। सतत मतलब लगातार, इनके बीच में कहीं ब्रेक नहीं है। ये देखिए आप, लगातार श्रेणी है, लगातार। ठीक है, लगातार चलती जा रही है। सतत मतलब क्या है, लगातार, जिसमें बहुत से दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे हैं बिल्कुल, जहाँ से बीच में से नदियाँ निकल के आ रही है, जहाँ बीच में से ये रे दर्रे, ये देखिए नदी निकल के आ रही। ठीक है, ये चीज़ है, जिनको स्थानीय भाषा में ला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ला के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रे निम्नवत है। पहला दर्रा कौन सा है, बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, ये वाला दर्रा जो है बुर्जिला दर्रा है। देखिए आप, यह पर्वतीय दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है तथा इसी दर्रे के माध्यम से घुसपैठ गतिविधियाँ होती हैं। श्रीनगर को कहाँ से जोड़ रहा है ये, गिलगित से। श्रीनगर को
गिलगित से जोड़ रहा है। तो ये देखिए ये रहा श्रीनगर और गिलगित से जोड़ रहा है, ये रहा गिलगित, यहाँ से यहाँ को ये दर्रा आ रहा है ऐसे, तो ये जोड़ रहा है। तो इसी दर्रे से जो है सबसे ज़्यादा घुसपैठ होती है, आतंकवादी घुसपैठ जो होती है वो कहाँ से होती है? बुर्जिला दर्रे से। तो सबसे फेमस दर्रा भी बुर्जिला दर्रा है। और दूसरे नंबर पर आता है जॉर्जिया दर्रा, जॉर्जिया, जॉर्जिला है ना, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेह लद्दाख जो है ना, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ये रहा, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, आगे अगला जो है देखिए, इसी दर्रे से राजमार्ग संख्या 1D गुजरता है। ये रहा राजमार्ग संख्या 1D। कहाँ से गुजर रहा है ये? जोजिला दर्रे से। कहाँ से? जोजिला दर्रे से। लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और इसी से राजमार्ग संख्या 1 गुजरता है। ये रहा, ऐसा है राजमार्ग संख्या 1। आप जाइए, घूमिए, मज़ा आएगा आपको। अगला तीसरा टाइप है दर्रे का, जो महान हिमालय में है, शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाले, ये रहा, हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहा है? ये तिब्बत से। शिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी द्वारा किया जाता है। यहाँ पे सतलज नदी बहती है, ये सब दर्रे बने हैं जहाँ से नदियाँ निकल रही है, वो दर्रे बन गए, जगह बन गई, गैप बन गई पहाड़ों के बीच में। गैप कौन बनाता है? नदियाँ बनाता है। इसी दर्रे को सतलज नदी का भारत में प्रवेश होता है। सतलज नदी भारत में आती है तिब्बत से होते हुए। ठीक है, तो ये सब जो है मानसरोवर लेक से निकलती है। और वही चीज़, शिपकिला दर्रे का उपयोग चीन के साथ व्यापार करने में किया जाता है। किसके साथ? चीन के साथ व्यापार करने में कौन से दर्रे का उपयोग किया जाता है? शिपकिला। आतंकवादी कहाँ से आते हैं? तो आतंकवादी आते हैं यहाँ से, बुर्जिला दर्रा। ठीक है, सबसे ज़्यादा श्रीनगर में जो घुसपैठ होती है। जोजिला दर्रा के बारे में क्या है? राजमार्ग संख्या 1D गुजरता है, ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। शिपकिला दर्रा चाइना के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ये देखिए, लिपुलेख पास दर्रा, पासेस जो होते हैं जोड़ने वाले, लिपुलेख दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाने के कारण इस दर्रे को मानसरोवर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मानसरोवर का प्रवेश द्वार, जो मानसरोवर यात्रा के लिए यात्री जाते हैं वो इसी दर्रे से होके जाते हैं, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, बहुत बढ़िया जानकारी है। लिपुलेख दर्रे से भी चीन के साथ व्यापार किया जाता है, क्योंकि मानसरोवर लेक कहाँ है? चाइना में ही तो है, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो चाइना के साथ व्यापार करने में ये दर्रा भी काम में आ रहा। उत्तराखंड में माना दर्रा तथा नीति दर्रा नामक अन्य दर्रे भी स्थित है। उत्तराखंड में ये अन्य दर्रे भी स्थित है। अब आ गया नाथुला दर्रा, इसका नाम आपने सुना भी होगा। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले नाथुला दर्रे से प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता है। कौन सा? प्राचीन रेशम मार्ग। ये देखिए, नाथुला दर्रा सिक्किम, ये वाला। ठीक है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने के लिए, भाई क्या हुआ था कि जब तिब्बत को तो चाइना ने अंडरटेक कर लिया, चाइना ने हथिया लिया, तो सिक्किम वाले डर गए। सिक्किम वाले बोले नहीं, हम तो भारत के साथ मिलेंगे, है ना। उनको इतना मारा चाइना वालों ने और उनको कहीं का नहीं छोड़ा, तो सिक्किम इधर आ गया। तो सिक्किम से तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग से गुजरता है। ठीक है, प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था। हाल ही में इस दर्रे को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए खोला गया था, क्योंकि यहाँ से यात्रा अधिक सुगम तथा कम समय में हो जाती, परंतु कुछ समय पहले डोकलाम विवाद के कारण इस दर्रे को पुनः बंद कर दिया गया। तो ये जो आप
डोकलाम विवाद सुनते हो, ये मतलब चाइना ने तिब्बत को अंडरटेक कर लिया और चाइना चाह रहा है कि सिक्किम भी उनके अंडर में आ जाए और ये हिस्सा भी आ जाए। तो डोकलाम विवाद जो है, तो उसके तहत इन्होंने ये वाला जो एंट्री है मानसरोवर के लिए बंद कर दी है। तो अब काफ़ी लंबा उधर से घूम के जाना पड़ता है। फिर जो अगला दर्रा आ रहा है वो आ रहा है जल्लेपा दर्रा। ये देखिए कितना प्यारी जगह है। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले जल्लेपा दर्रे का प्रयोग चीन के साथ व्यापार करने में किया जाता है। ये देखिए रोड देखिए कितनी मस्त है, ट्रक चल रही है यहाँ पे, ये देखिए व्यापार के लिए ये वाला, ठीक है। तो ये भी व्यापार के लिए किया जाता है। फिर आ गया मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय और लघु हिमालय। मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय भी इसको बोला है। हिमाचल हिमालय मतलब जहाँ पे आप घूमने जाते हैं, शिमला कुल्लू मनाली, वो सब जो है हिमाचल मध्य हिमालय में आ गया। लघु हिमालय भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच है। औसतन 50 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये बहुत अच्छी पहाड़ियाँ होती है। मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी के सारे प्रादेशिक नामों से जाना जाता है, कई सारे प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। मतलब अब आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर और नाग टिब्बा, मंसूरी, सिक्किम में डोकिया। किन किन नामों से जाना जाता है? जम्मू कश्मीर में बोलते हैं पीर पंजाल, जो मध्य हिमालय है। जो हिमाचल प्रदेश में है उसको बोलते हैं धौलाधर। जम्मू कश्मीर में जो मध्य हिमालय है उसको बोलते हैं पीर पंजाल। उत्तराखंड में जो है उसको बोलते हैं नाग टिब्बा या मसूरी। मसूरी जो जाता है देहरादून से आगे निकलते ही मसूरी आता है। और सिक्किम में जो है उसको बोलते हैं डोकिया। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेपाल में बोलते हैं महाभारत, नेपाल में महाभारत। भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है, ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय तथा महान हिमालय के मध्य निम्न बहुत सी घाटियाँ स्थित है, बहुत सारी घाटियाँ स्थित है। महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। महान हिमालय और पीर पंजाल, तो देखो महान हिमालय हमने पढ़ा और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में जो मध्य हिमालय का भाग है। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटी है उसको क्या बोलते हैं? कश्मीर घाटी बोलते हैं। महान हिमालय और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य कुल्लू घाटी है। कुल्लू मनाली जो आप जाते हैं वो कुल्लू घाटी कहाँ पड़ती है? महान हिमालय और धौलाधर पर्वत। धौलाधर पर्वत कहाँ आ गया? हिमाचल प्रदेश। तो ये इसको कुल्लू घाटी बोलते हैं। महान हिमालय के साथ जो नाग टिब्बा श्रेणी का जो मध्य का भाग है उसको बोलते हैं कांगड़ा घाटी। क्या बोलते हैं? कांगड़ा घाटी। ये कांगड़ा घाटी। तो ये सब कुल्लू मनाली शिमला और ये सब जो जगह है यहाँ के लिए। महान हिमालय और महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी कहाँ आ रही है? नेपाल में। उसको काठमांडू घाटी बोलते हैं। ये जो है काठमांडू घाटी, ये फिक्स जो दिख रही है वो काठमांडू घाटी। मध्य हिमालय वाले क्षेत्र में बहुत से पर्यटन स्थल कुल्लू मनाली मसूरी धर्मशाला नैनीताल आदि स्थित है। जो कहाँ पे है? ये इस एरिया में, ठीक है। ये रहे कुल्लू मनाली वगैरह सब जो है मध्य हिमालय में है, हिमाचल प्रदेश वाले भाग में। मध्य हिमालय के सतत होने के कारण निम्न दर्रे स्थित है। पीर पंजाल दर्रा, श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से जोड़ने वाले पीर पंजाल दर्रे से घुसपैठ गतिविधियाँ सर्वाधिक होती है। ये रहा पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। तो पीर पंजाल दर्रा जो है वहाँ पे घुसपैठ सबसे ज़्यादा होती है। फिर आता है बनिहाल दर्रा, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A गुजरता है तथा जवार सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। जो जवार सुरंग निकली अभी, सुरंग जो बनाई गई है वो यहीं पे स्थित है, ठीक है। सुरंग सबसे बड़ी सुरंग जो बनाई गई है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ। मुख्य हिमालय की तीसरी प्रमुख पर्वत की दक्षिणतम सीमा की निर्धारण 500 मीटर की सर्वोच्च रेखा के द्वारा किया गया है। 500 मीटर की सर्वोच्च रेखा के द्वारा किया गया है इसका निर्धारण। शिवालिक सीरीज जो है
शिवालिक का सीरीज़ जो है ये सबसे नीचे वाली जो सीरीज़ है ये वाली शिवालिका। शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 500 मीटर के मध्य पाई जाती है। 500 मीटर तक की ऊंचाई होती है, ज़्यादा ये ऊंचे नहीं होते। शिवालिक पर्वत श्रेणी की चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। शिवालिक श्रेणी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में धांग दूधवा, नेपाल में चूड़िया घाट, अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मिस्मी और मीरी, अबोर आदि नामों से इसको जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी के निर्माण के समय मध्य हिमालय व शिवालिक पर्वत श्रेणी के मध्य निर्मित कुछ अस्थायी झीलों में कालांतर में अवसाद भर जाने के कारण निर्मित समतल घाटियों को हिमाचल के पश्चिमी भाग में दून और पूर्वी भाग में द्वार कहा जाता है। तो दून और द्वार, तो इसी से नाम पड़ा है देहरादून, देहरादून, दून। फिर है कोटली दून, पाटली दून, और फिर आ गया द्वार, हरिद्वार, निहांग द्वार। तो ये दून और द्वार क्या है? कालांतर में अवसाद भर जाने के कारण निर्मित समतल घाटियों को हिमाचल के पश्चिमी भाग में दून तथा द्वार कहा जाता है। तो देहरादून का नाम दून कैसे पड़ा है? यहाँ से जो अवसाद भर गया है उसको समतल घाटियों को हिमाचल के पश्चिमी भाग में दून तथा द्वार नाम से जाना जाता है। तो देहरादून, कोटली दून, पाटली दून और हरिद्वार और निहांग द्वार, ये सब नाम हुए। शिवालिक श्रेणी की इन समतल घाटियों का उपयोग चावल की खेती के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है यहाँ पे? चावल की। अब ये देखिए पूर्वांचल हिमाचल, मैंने बताया था कि ये जो पहाड़ियाँ आई ये ऐसे घूम गई, ठीक है, ये जो पहाड़ियाँ आई ये ऐसे घूम गई। तो इसको ये रेंजेस जो ऐसे घूम रही है इनको क्या बोला गया है? इनको बोला गया है पूर्वांचल। पूर्वांचल उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से पूर्वांचल कहा गया है। ये इन सब पहाड़ियों को क्या कहा गया है? पूर्वांचल, क्योंकि ये पूर्व में है। इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।